Hello, good morning to all of you. I am देवी सिंह चंदेल, I am from इलाहाबाद. सो स्टार्ट करते हैं. लास्ट में हमने देखा था जो सत्ता का स्वरूप था, उस सत्ता के स्वरूप के अंतर्गत हमने कुछ चीज़ों को देखा था, है ना. तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो उसमें हमने देखा था अवसर की समानता देखना था, है ना. लेकिन सत्ता का हम उद्देश्य बताया था कि जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सब सत्ता का उद्देश्य है, ठीक है ना. बंधुता, ये सारी चीज़ें. तो आप देखोगे जो लास्ट में मैंने बताया था अवसर की समानता, जब हमारा फंडिंग वर्क कर रहा था लास्ट वीडियो में, ना. तो अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता. आप देखोगे जो अवसर की समानता की अगर बात करें तो अवसर की समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए, जो प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए, विकसित होने के लिए, विकसित होने के, विकसित होने के लिए क्या हो, विकसित होने के लिए पर्याप्त अवसर हो, समान अवसर हो. क्या हो, समान अवसर हो, ठीक है. समान अवसर हो, समान अवसर. प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर हो. ये क्या है, अवसर की समानता की बात करी गई है, ठीक है. अगला क्या उद्देश्य है, बंधुता, ठीक है. अगला क्या है, बंधुता. जरा बंधुता या फिर भाईचारा देखिए, ये बंधुता क्या होता है, बंधुता या भाईचारा, मतलब सब लोग, भाईचारा मतलब जीव, प्रत्येक व्यक्ति को सॉरी, जो बंधुता और भाईचारा है मतलब किसी भी प्रकार से कोई कम्युनल, कोई ऐसा मतलब कम्युनल कोई एजेंडा ना होना और मिल मिला के रहना, यही बंधुता है. मतलब एक जो भाईचारा आप समझते हैं ना. तो ये जो भाईचारा है मतलब लोगों को, सभी को एक, जैसे हमारा रोटी बेटी का संबंध रहा है सभी धर्मों से, लेकिन फिर भी आजकल हालांकि जो बंधुता या जो भाईचारा है ये कॉन्सेप्ट बड़ा अछूता सा लगता है, ठीक है. खासकर जो इस समय की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंटर की और स्टेट दोनों की मैं बात करता हूँ. अगर हम दोनों गवर्नमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका एजेंडा कम्युनल स्प्रेड है. वो किसी भी प्रकार से, देखिए कुछ भी हो, हमारी गवर्नमेंट का दो एजेंडा हो गया है. अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो सारी गलती नेहरू की है, और अगर कुछ भी होता है तो सारी गलती मुस्लिम्स की है. ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये हमारी सरकारें जो इस समय फिलहाल हैं तो वो कह रही हैं. देखिए हमारा जो ये देश जब आज़ाद हुआ, आपको शायद आज की चीज़ों में और अंधभक्ति में इतना आप लीन हो गए हैं कि चीज़ों को बिना समझे और आप उसे सर्कुलेट करते हैं. आज जो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना है, ये यूनिवर्सिटियाँ स्टूडेंट से बुक्स छीन ली और सिर्फ एक फेसबुक दे दिया गया है, व्हाट्सएप दे दिया गया है, फिर एक्चुअल में बुक्स छीन को. हमारे जो ग्रेजुएट तैयार हो रहे हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं, अपना इतिहास भी नहीं पता, उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है. बस उन्हें व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, वो अगले को फॉरवर्ड करते हैं, अगला व्यक्ति अगले को फॉरवर्ड करता है बिना उसके किसी जांच पड़ताल के, है ना. और ये कब समझ पाएंगे, उसका क्रिटिकल एनालिसिस कब कर पाएंगे, जब बुक्स पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, और वो आपसे होती नहीं है. मैं आप सबको नहीं बोल रहा, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो वाकई में बहुत सीरियस हैं और इन सारी चीज़ों के प्रति सोचते हैं. आप आज ही सोचिए कि हमारे धर्मों में कितना हॉस्टेलिटी बढ़ती जा रही है, कितनी हॉस्टेलिटी बढ़ती जा रही है. कहीं लिंचिंग, कितने लिंचिंग के पिछले 4-5 सालों में कितने लिंचिंग के मामले आए. आखिर क्यों, कभी हिंदू साधु को मार दिया जाता है, कभी इमरान को मार दिया जाता है. ये आखिर क्यों होता रहेगा और कब तक होता रहेगा. क्या मानवता यही सिखाती है, या हमारा संविधान का उद्देश्य यही था, या हमारे, देखिए लोगों को सत्ता हथियाने के अलग अलग उनके नज़रिए हो सकते हैं लोग, लेकिन आप लोगों को चीज़ों को समझना है. आप एक, आज मैं एकदम ओपनली और ऑन कैमरे में कह रहा हूँ कि इस्लाम को क्यों दूसरे दर्जे का, कहीं ना कहीं दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाने लगा है. आप नाम बस पूछते हैं. देखिए एक पूरी स्ट्रेटजी होती है, ये राजनीतिक भाषा है, हालांकि मैं इस पर नहीं पढ़ना चाहता. मैं पहली बात तो एक चीज़ ये बता देता हूँ, मेरा किसी पार्टी बेस से कोई संबंध नहीं है, कोई भी पार्टी को मैं सपोर्ट नहीं करता. मैं एक अच्छे व्यक्ति को सपोर्ट करता हूँ, कोई भी अच्छा व्यक्ति हो सकता है, ठीक है.
देखिए जो कभी हमें लगता था कि कोई अच्छा व्यक्ति होगा वो आज अच्छा व्यक्ति नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम अपोज हिम, ठीक है ना। मेरे कहने का सिंपल मतलब है कि देखिए जो ये अपने आप में कुछ चीज़ों का, जैसे बीजेपी की अगर हम बात करें तो हिंदुत्व की इनके पास प्रॉपरली क्या है, कॉपीराइट हो गया है, ठीक है, इनने अपने आप को कॉपीराइट करवा लिया है। अब इनके पॉलिटिशियन किसी को भी उठा के हिंदुत्व का इन्हें मतलब ही नहीं पता है कि हिंदुत्व क्या है, उसकी चीज़ों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर और लोगों को सामने क्या करते हैं, उसे परोसते हैं और लोग उस पर मग्न रहते हैं, ठीक है। लोग मंदिर मस्जिद में मग्न रहते हैं। अरे भाई देश में लाखों मंदिर मस्जिद है, वहीं पूजा कर लो, लेकिन सबका ध्यान कहाँ, बाबरी में ही भटकाया जाएगा, ठीक है। सबका वही डिमोलिश होगी, वहीं पे राम मंदिर। अरे सब क्या नौटंकी है ये, टोटली ये सत्ता का उद्देश्य कतई नहीं था भाई, सत्ता का उद्देश्य समानता था, ठीक है। औसत की समानता की बात करी जा रही है, भाईचारा बंधुत्व की बात करी जा रही है, ठीक है। हमारे यहाँ डिस्पैरिटीज हैं, लेकिन आप तो देखिए ना उस डिस्पैरिटीज के साथ कितनी हॉस्टिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, लगातार हॉस्टिलिटीज बढ़ती जा रही हैं। क्या इस देश में जितना हिंदुओं का हक है उतना मुसलमानों का नहीं है ना? अरे उनने भी तो इस देश में उतना ही अपना योगदान दिया इस देश को आज़ाद करवाने में, लेकिन हमें तो बस यही समझ आता है कि अगर मुसलमान है तो दैट्स वाई हम तो वो पाकिस्तानी, ठीक है। कुछ भी हो हम उसे पाकिस्तान से जोड़ते हैं। भाई अपने आप में पाकिस्तान एक विचारधारा है, ठीक है। और आप देखिए बहुत सिंपल है, आप किसी व्यक्ति को लगातार पिन करेंगे तो ऑब्वियस उसके दिमाग में तो कुछ पनपेगा ना, जो आप डेली करते हैं, ठीक है। कभी गाय के नाम पे मारते हैं, कभी किसी के नाम पे मारते हैं, कभी हिंदू के नाम पे मारते हैं। भाई ये बंद कर दो, ये खून खराबा। इन हुक्मरानों का उद्देश्य ही ये है आपके बल पे सत्ता पे बने रहना। जिस दिन आप ये चीजें समझ जाएंगे ना, मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये कोई भी पार्टी हो, आज ये सत्ता में ये कर रहे हैं, अगर कोई कल दूसरी पार्टी होती है सत्ता में होती है वही कर रही है, तो मैं कल भी अपोज करूंगा। मेरा बहुत, देखिए मैं एज अ एजुकेटर, मैं एज अ टीचर और एज अ एक शिक्षक होने के नाते मैं इन सारी चीज़ों को इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरा पहला कर्तव्य ये बनता भी है कि नहीं, आप में जो आप रैशनल बनिए, ठीक है, तार्किक बनिए और तार्किक रूप से आप अपनी चीज़ों का क्वेश्चंस का सबसे पहले क्वेश्चंस होने चाहिए और उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एकता और अखंडता यानी बंधुत्व और भाईचारा मैंने बताया जो अब कायम नहीं है। बंधुत्व और भाईचारा मतलब मिल मिला के रहना, लेकिन आप तो देख रहे हैं कि कितनी हॉस्टिलिटी बढ़ गई है। अब व्यक्ति की गरिमा, क्या व्यक्ति की गरिमा, ये गरिमा क्या है, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी, किसकी बात हो रही है, डिग्निटी की, व्यक्ति की गरिमा। देखिए अगर हम प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध करवाना, प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन उपलब्ध करवाना, ठीक है, जीवन उपलब्ध करवाना, ये मतलब है डिग्निटी के साथ उसको जीवन, ठीक है। ये मतलब ये बस नहीं कि व्यक्ति होने के नाते बस उसे, अरे व्यक्ति होने के उसकी गरिमापूर्ण मतलब उसकी डिग्निटी के साथ उसको सारी चीज़ें परफॉर्म करने को मिले, ठीक है। अब अगला है एकता और अखंडता, ध्यान से सुनिएगा, एकता और अखंडता, अखंडता। तो ये एकता क्या है और अखंडता क्या है, देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम एकता की बात करें तो एकता मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। ये क्या है, साइकोलॉजिकल संकल्पना है, मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के बीच एक होने का भाव होता है, एक होने का भाव विकसित करना, इसको एकता कहते हैं, यूनिटी। आपने देखा होगा कई बार कि अब यूनाइट की बात करी जाती है, बस वो भी कहने की बात है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले वो भारत से अपने को अलग नहीं कहते हैं, और वो भी गलती हमारी ही है, ठीक है। कैसी गलती है, जब नॉर्थ ईस्ट की गर्ल्स या फिर और भी आते हैं, दिल्ली हमारे आते हैं मुखर्जी नगर, तो हम उन्हें चिंकी कह के पुकारते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती तो हमारी ही है ना। तो वो अपने आप को अलग, वो अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं अरुणाचल प्रदेश तो ये पूछते हैं अच्छा भारत से आए हो। अब सोचिए अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का जो पार्टी है अरुणाचल प्रदेश और कोई ये पूछे कि अच्छा भारत से हो, कैसा आपको फील होगा। तो यूनिटी क्या है, क्या हम देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ कि हम यूनाइट नहीं है, यूनाइट बनने के प्रोसेस पे हैं,
ठीक है। हम क्या हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ कि हम यूनाइट नहीं है, उसके प्रोसेस में हैं और ये पता नहीं हम एक ही टाइम यूनाइट होते हैं। हम कब यूनाइट होते हैं, आपको याद होगा, हम सिर्फ तब यूनाइट होते हैं जब पाकिस्तान के साथ हमारा सॉरी क्रिकेट चल रहा होता है, अन्यथा तो आपको पता ही है। अब अखंडता, अखंडता ये देखिए भौगोलिक संकल्पना है। जो अखंडता है ये क्या है, भौगोलिक संकल्पना है। यह इस बात पे बल देती है कि भारत का जो एक क्षेत्र है, भूभाग उसका वो भारत से अलग ना हो, ठीक है। यानी एकता ये मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। एक मिनट, नया स्लाइड लेते हैं। जो एकता है वो मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। एकता मतलब मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, एक होने का भाव एक बनाना मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, ठीक है। यानी एक होने का भाव होना, एक होने के, जैसे कि हम भारत के, ठीक है, हम भारत के लोग, तो भारतीयता ये एकता, ठीक है, यूनाइट। अब एकता के साथ अखंडता, ये अखंडता क्या है, ये क्या है, भौगोलिक संकल्पना है कि मतलब भारत का भूभाग भारत से अलग ना हो, ये क्या है, भौगोलिक संकल्पना है। ये भौगोलिक संकल्पना है कि भारत का भूभाग भारत से अलग ना हो, ठीक है। तो आपने एकता और अखंडता को देखा। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो लास्ट में मैंने उपासना भी आपको बताया था। उपासना तो देखिए मैंने क्या बताया था उस वक्त जब आपको उपासना की, देखिए ये व्यवहारिक है और जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। लेकिन एक चीज़ ये आपकी एक जीवन शैली है, समझ लीजिए ये जो जीवन शैली है एक तरीके से, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है आप क्या करते हो, ठीक है ना। तो चलिए अब हम संविधान सभा को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने ये सारी चीज़ों को देखा जो सैलिएंट फीचर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसको हमने डिटेल से थोड़ी सी देखने की, प्रियम्बल के, तो प्रियम्बल में जो वर्ड मेंशन है उनको हमने डिटेल से, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं, प्रियम्बल में उसको हमने देखा। अब संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बात करते हैं। संविधान सभा, अगर हम संविधान सभा की बात करते हैं तो ये एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधात्मक संस्था होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने के लिए क्या किया जाता है या उसको अपनाने के लिए इसे बुलाया जाता है, ठीक है। तो इसको ये जेनिंग्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के बारे में कहते हैं जेनिंग्स कि संविधान सभा एक ऐसी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऐसी संस्था होती है जो नवीन संविधान पर विचार करने के लिए, अपनाने के लिए और संविधान में एक इम्पॉर्टेंट परिवर्तन करने के लिए इसको क्या किया जाता है, चुना जाता है, ठीक है ना। एक प्रतिनिध्यात्मक संस्था होती है, निध्यात्मक संस्था होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम बहुत सिंपल है कि यह नवीन संविधान या उसमें परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है, ठीक है। ये जेनिंग्स कहते हैं। वहीं भारत में संविधान की अवधारणा का विकास की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले संविधान सभा के सिद्धांत को सर्वप्रथम, जो इसका फिलॉसफी है, जो इसका दर्शन है, तो 1895 में, ध्यान रखिएगा, 1895 में स्वराज विधेयक जो तिलक के निर्देशन में क्या किया गया, इसकी अवधारणा की बात करते हैं, ठीक है, इसके विकास का क्रम, तो तिलक के निर्देशन में इसको विकसित किया गया स्वराज विधेयक, कब, 1895 में। वहीं इसके बाद क्या होता है, 1922 में, ध्यान रखिएगा, 1922 में, 1922 में महात्मा गांधी अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगी। जो भारतीय संविधान होगा, भारतीय संविधान वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। कौन कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं, एक मिनट, महात्मा गांधी कहते हैं, M.K. गांधी कहते हैं, जो भारतीय संविधान सभा होगी वो क्या होगी, जो भारतीय संविधान होगा वो भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा, भारतीय
संविधान होगा वो भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। ये क्या है? भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे कि ये 1922 में कहते हैं, 1922 में कहते हैं, है ना। 1924 में ही मोतीलाल नेहरू ने, एमएल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण का क्या करा? मांग करी। ठीक है, 1924 में संविधान सभा के निर्माण की बात करी। कब? 1924 में। वहीं आप देखेंगे दिसंबर 1936 यानी दिसंबर 1936 में 1936 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या करी गई। क्या करा गया? संविधान सभा के लखनऊ सेशन, ठीक है ना, संविधान सभा के महत्व और अर्थ और महत्व की व्याख्या करी गई। ठीक है, वहीं गांधी जी कहते हैं कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो। क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं कि हम एक ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय मस्तिष्क का क्या हो? दर्पण हो, वास्तविक दर्पण हो। ठीक है, वहीं आप देखोगे डॉक्टर अंबेडकर साहब क्या कहते हैं, उनके विचार क्या होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते हैं कि एक संविधान सभा की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था उसी के आधार पे क्या है? शासन चलाया जा सकता है। तो इस वजह से कोई संविधान सभा की आवश्यकता नहीं है, कोई संविधान क्रिएशन की आवश्यकता है ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके बाद होता ये जो एक डेवलपमेंट है, ध्यान रखिएगा, एक आफ्टर टाइम बिंग डेवलपमेंट है। कौन किसने क्या कहा और क्या किसके क्या उद्देश्य रहे हैं। वही संविधान सभा के जो मूल ढांचा और आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया। आप देखोगे कि 24 अप्रैल 1973 को मौलिक अधिकारों से संबंधित एक विवाद आता है केरल राज्य में, और इसमें निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत देता है। और आधारभूत ढांचा क्या होता है वो भी हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपने देखा, हम देखेंगे कि कल के लेक्चर में कि क्या क्या चीजें आधारभूत ढांचा है, क्या कैसे क्या है। ठीक है, सो अपना ध्यान रखिएगा, फिर जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।